बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन बहुत दिनों बाद अपने घर जा रहा था। उसके साथ उसके दोस्त साथी थे जिनका घर उसके घर के पास ही था। वैसे भी इन तीनों में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। तीनों दोस्त कश्मीर के सर्दी इलाके ओसान में रहते थे। तीनों एक बहुत बड़े मुहासिब फतह याब लौट रहे थे। गाड़ी उस वक्त पहाड़ की ऊंचाई से उतर रही थी। गाड़ी हसन चला रहा था। तीनों इस वक्त बहुत अच्छे मूड में थे। हसन के दोस्त याकूब ने कहा, यार अल्लाह का लाख शाख शुक्र है कि हम इतने बड़े माह से फतहयाब लौट रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हसन ने कहा। अब वो एक सीधे रास्ते पर गाड़ी चला रहा था। यार हसन, इन कागजात का क्या जो तुम्हें दिए थे? याकूब ने कहा, हाँ यार, उसको मैंने एक महफूज जगह मुंतकिल कर दिया है। हसन ने कहा, मुझे तो मेजर साहब ने बताया था कि हम इसको मुहासिब वापसी पर उनके दफ्तर से ले लें। हाँ यार, पहले ही कहा था चीफ ने। वो कागजात हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। इसमें हमारे मुल्क की एटमी ताकत की मालूमात है। हसन और उसके दोस्त को गुफ्तगू इस तरह जारी रही। अचानक उनके सामने दो जीपें आकर रुकी और उन गाड़ियों में से 8 अफराद बाहर निकले। हसन उनको देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि दुश्मन फौज के बावर्दी अफसर थे। हसन इस वक्त अपनी हालत संभालते हुए गाड़ी पिछली तरफ मोड़ ली, लेकिन उन आदमी ने हसन और उसके दोस्तों पर फायरिंग शुरू कर दी। हसन के दोस्त याकूब और अली ने अपनी राइफल लोड की और उन पर भी फायरिंग शुरू कर दी। हसन गाड़ी भगाता हुआ जा रहा था। पीछे वो लोग भी गाड़ी में बैठ गए और उनका पीछा करने लगे। दोनों अतराफ से फायरिंग हो रही थी। दोनों गाड़ी बहुत तेजी से चल रही थी। अचानक दुश्मनों की तरफ से उनकी कार के टायर पर फायर किया गया। कार लड़खड़ाती हुई दूसरी तरफ जा रही थी और दुश्मनों की कार उनकी कार से आगे निकल चुकी थी और इनमें से लोग बाहर निकल रहे थे। उन लोगों ने हसन की गाड़ी को घेरे में ले लिया और तीनों को कार से बाहर आने का इशारा किया। तीनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सबसे पहले याकूब बाहर निकला, उसके बाद अली और फिर हसन। मेजर राम ने कहा, आप हने हाथ उठा लो। तीनों ने अपने हाथ ऊपर कर लिए। इंडियन फौज में से एक आदमी आगे बढ़ा और उनकी तलाशी लेने लगा। इंडियन मेजर बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। मेजर राम ने कहा, उसने हसन की तरफ इशारा करके, कागजात कहाँ हैं लड़के? मैं नहीं जानता। हसन ने कहा, बताना तो पड़ेगा। मेजर ने कहा। मेजर के बाद खड़ा हुआ एक आदमी बोला, उसकी थोड़ी बहुत ठिकाई करेंगे तो ये बोल पड़ेगा। उन्होंने हसन को एक तरफ किया और उसे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने हसन को ना छोड़ा जब तक हसन लौलवान ना हो गए। मेजर ने कहा, कागजात कहाँ हैं? हसन ने कहा, मेरे पास नहीं है। मेजर ने कहा, ये नहीं बोलेंगे, उनको मार दो। उसने ये दिन की देर थी कि इन तीनों के सीने छलनी कर दिए गए। इंडियन मेजर ने कहा, मैं बहुत दिनों से इस हसन के पीछे था। मुझे मेरे मुखबिर ने बताया था कि उसके पास कुछ ऐसे कागजात हैं जिसमें पाकिस्तानी एटमी ताकत की मालूमात है। अब क्या करेंगे? एक आदमी ने कहा, हम हसन के घर की तलाशी लेंगे। मेजर ने कहा। वो लोग फिर जीपों में सवार हुए और आगे बढ़ गए। हसन की बीवी ने जुबैदा खाना पकाकर हसन का इंतज़ार कर रही थी। हसन ने उसको आते वक्त बताया था कि मैं आ रहा हूँ। आज वो बहुत खुश थी। हसन का एक बेटा था जिसकी उम्र बमुश्किल से 14 साल हो गई। घर की कॉल बेल हुई। जुबैदा जल्दी उठे और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने 2 फौजी खड़े थे। उनमें से एक ने कहा कि आप जुबैदा हैं, हसन की बीवी? जुबैदा ने कहा, हाँ। फौजी ने कहा, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हसन अब इस दुनिया में नहीं रहा। कहा, क्या? जुबैदा अपने हवास कायम ना रख सकी और दरवाजे के साथ लाकर बैठ गई। अभी हसन की तदफीन को 4 रोज़ गुजरे थे। इस वक्त रात के 12 बजे थे। जुबैदा और उसका बच्चा दोनों सो रहे थे। अचानक जुबैदा की आंख खुल गई। जुबैदा ने उठकर इधर उधर देखा। उसको किसी चीज़ की सरसराहट महसूस हुई। वो बिस्तर से उतरी और कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर चली गई। पूरे घर में सिर्फ हाल का बल्ब रोशन था। वो आगे बढ़ी और इधर उधर देखने लगी। अचानक कोई ठंडी सी चीज़ उसकी पूंछ से आ लगी। ये रिवाल्वर था। पीछे से किसी ने कहा, चुपचाप चलती रहो वरना गोली मार दूंगा। वो चलती रही। जब उसने सही रोशनी में देखा, ये एक आदमी था जिसकी उम्र 30-40 साल के दरमियान होगी। साथ में उसके 5 साथी और नमूदार हो गए। उन्होंने पूरे घर के बल्ब रोशन किया और जुबैदा को एक रस्सी के साथ बांध दिया। जुबैदा चुपचाप कुर्सी पर बंदी बैठ रही। अंदर से उसके बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। एक आदमी जुबैदा के बच्चे को उठाए हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। ऐ औरत, मैं जानता हूँ कि तुम हसन की बीवी हो और तुम्हें कागजात का इल्म है। हसन को भी मैं नहीं मारा था। अगर तुम अपने बच्चे की खैरियत चाहती हो तो वो कागजात हमारे हवाले कर दो जो हसन को चीफ ने दिए थे। वो ये सुनते ही कांपने लगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद अपनी हालत संभालते हुए बोली, मैं नहीं जानती। वो आदमी बोला, तुम जानती हो, बताओ। जुबैदा, मैं फिर यही अल्फाज दोहराए। उस आदमी ने कहा, तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ वरना तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। जुबैदा ने कहा, मैं नहीं जानती। उस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को मार देता हूँ। उसने उसके बच्चे की कंपटी पर बंदूक रखी और बोला, आखिरी दफ़ा पूछता हूँ, कागजात कहाँ हैं? जुबैदा कांपती हुई बोली, मैं नहीं जानती। ठीक है, ये लो। उस आदमी ने उसके बच्चे को गोली मार दी और वो बच्चा हिलाक हो गया। जो आदमी जुबैदा से बात कर रहा था वो उनका सरगना लगता था।
پیچھے سے ایک آدمی بولا، باس یہ نہیں بولے گی، ہمیں خود ہی گھر کی تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ آدمی اس کے بچے کی لاش کو زمین پر پھینک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ زبیدہ اس کے کمرے سے باہر جانے کے بعد زبیدہ زاروں کو تار رونا شروع کر دیا۔ اس نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی اور تقریباً 15 منٹ بعد اس میں کامیاب ہو گئی۔ یہ چلتی ہوئی دبے پاؤں کمروں سے باہر نکلی اور اپنا فون تلاش کرنے لگی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس نے فون سونے سے پہلے کچن میں بھول گئی تھی۔ اس کو ابھی تک کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ اس کی خوابگاہ کی تلاشی لے رہے تھے۔ اس میں فون پر کسی کا نمبر ڈائل کیا اور جلدی سے بولے، چیف جلدی آ جائے، میں خطرے میں ہوں، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ چوکی یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی اور یہ کچن سے باہر نکل رہی تھی کہ اس نے آدمی کو دیکھا اور اس نے کہا کہ تم کیسے آزاد ہو گئی ہو؟ وہ حیران ہو کر بولا، وہ اپنے دوسرے آدمیوں کو آواز دینے کا زبیدہ جانتی تھی کہ چیف کے آنے تک ان کو باتوں میں لگانا پڑے گا۔ اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ آدمی اس کے پیچھے تھے۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی اور بھاگ کر دروازے کی طرف پہنچنا چاہتی تھی۔ جب وہ دروازے کی طرف پہنچی تو اس کو پیچھے سے آواز آئی، روک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی، بس چیف کے آنے کا انتظار تھا۔ اس نے پھر اندر کی طرف دوڑ لگا دی اور وہ بھی اس کے پیچھے تھے۔ ان آدمیوں نے زبیدہ کو پکڑ لیا اور اپنے سردار کے پاس لائے۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے عورت، میں تم سے الجھنا نہیں چاہتا۔ اس نے ایک طرف کرسی کھینچی، زبیدہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ زبیدہ بیٹھ گئی۔ سردار بولا، تم اپنا سب کچھ کھو چکی ہو اس ملک کے پیچھے، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس ملک سے۔ تمہیں ہمیں کاغذات دے دو، ہم تمہیں مالا مال کر دیں گے، ساری زندگی عیش و آرام کی زندگی گزارو گی۔ نہیں، مجھے اس ملک کے پیچھے جان بھی قربان کرنی پڑے تو میں گریز نہیں کروں گی۔ سوچ لو، ایک صرف عیش و آرام اور ایک طرف موت، کس کو چنو گی؟ مجھے اگر تم دنیا کی ساری دولت بھی لا کر دے دو گے تو بھی میں اپنے ملک سے غداری نہیں کروں گی۔ زبیدہ نے کہا، وہ تو میں دیکھ چکا ہوں، تم نے اپنے شوہر اپنا بچہ دونوں اپنے ملک پر قربان کر دیے ہیں۔ اگر تم جیسی عورتیں ہمارے ملک میں ہوں تو ہمارا ملک دنیا کی سپر پاور ہو۔ اس طرح تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ زبیدہ ایک دم سے اٹھی اور سردار کے ہاتھ سے ریوالور چھین لی اور سردار کی طرف پستول کرتے ہوئے بولی، آپ نے ہاتھ اوپر کر لو۔ سردار نے بے سخت کہا، کیا کر رہے ہو؟ بھون ڈالو اسے۔ اچانک بہت سی گولیاں چلیں اور زبیدہ کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ ساتھ ہی کسی گھر میں داخل ہونے کی یہ چیف تھا جو اپنے آدمیوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کہا، جو جہاں ہے وہیں ٹھہر جا، لیکن اس وقت زبیدہ مر چکی تھی۔ دونوں میں اچھی خاصی فائرنگ کا تبادلہ ہوا، لیکن پاکستانی فوج نے انڈین میجر کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ ہیڈ کوارٹرز لے گئے۔ اس کی اچھی خاصی ٹھوکی کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ ایٹمی طاقت کا کاغذات حاصل کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے ان تینوں کی جان لے لی۔ چیف حیدر نے جب یہ واقعہ سنا تو اس کی آنکھوں میں زاروں کو تار آنسو آ گئے اور وہ اس کمرے سے باہر آ کر رونے۔ جہاں انڈین فوجی بیٹھا تھا، اس کے ایک ساتھی نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس یہ کہتا ہوئے آگے بڑھ گیا، جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔